हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के लेक्चर में हम बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर का टॉपिक ले रहे हैं, उपयोगिता विश्लेषण का गणनावाचक दृष्टिकोण, यूटिलिटी एनालिसिस का कार्डिनल अप्रोच। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं और इससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो उनको इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उपयोगिता का अर्थ क्या होता है। जब उपयोगिता शब्द की बात होती है तो इसका अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु या सेवा द्वारा एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को हम उपयोगिता कहकर पुकारते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र में कोई भी वस्तु जिसमें आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है उस वस्तु की उपयोगिता कही जाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वर्ड है उपयोगिता, उपयोगिता को हम कहते हैं यूटिलिटी, इंग्लिश में यूटिलिटी और यूज़फुलनेस दो अलग अलग तरीके के वर्ड होते हैं, उपयोगिता और इसको कहते हैं लाभदायकता। तो इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर होता है। हो सकता है कि किसी वस्तु की उपभोक्ता के लिए यूटिलिटी हो, उपयोगिता हो, परंतु ज़रूरी नहीं कि वो वस्तु यूज़फुल भी हो या फिर लाभदायक भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं इसमें सिगरेट का। अगर किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन है तो उसके लिए सिगरेट की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, उससे उसको बहुत ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होगी, परंतु वह बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, उसमें कोई भी यूज़फुलनेस नहीं होती है। इसी तरीके से हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं दूध का, मिल्क का। हो सकता है किसी व्यक्ति को या किसी उपभोक्ता को मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या फिर कोई हो सकता है कोई व्यक्ति जिसको जो मिल्क के प्रति एलर्जिक हो, तो उसके लिए देखा जाए तो मिल्क वैसे तो बहुत यूज़फुल है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बहुत बेनिफिशियल है, परंतु उस पर्टिकुलर उपभोक्ता के लिए मिल्क की उपयोगिता क्या है, ज़ीरो है। उसके लिए उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी शून्य होती है, कोई उपयोगिता नहीं है। अतः अर्थशास्त्र में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम वस्तु की यूटिलिटी या उपयोगिता से कंसर्न्ड होते हैं, उसके यूज़फुलनेस या फिर लाभदायकता से कंसर्न नहीं होते। ये होती है लाभदायकता, क्योंकि जो वस्तु लाभदायक हो ज़रूरी नहीं किसी उपभोक्ता के लिए उपयोगी भी हो, या जो वस्तु उपयोगी हो ज़रूरी नहीं कि उसकी लाभदायकता भी हो। जो उपभोक्ता होता है वो हमेशा वस्तु की उपयोगिता देखता है और उपयोगिता के आधार पर ही जो उसकी सीमित आय होती है उसको खर्च करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से यूटिलिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उपयोगिता के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, वो देख लेते हैं। विशेषताएं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं यूटिलिटी के, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहली विशेषता है यूटिलिटी की, उपयोगिता की, इसका संबंध जो है उपभोग वस्तुओं से होता है, उत्पादक वस्तुओं से नहीं होता। मतलब कि जो भी यूटिलिटी होती है वो हम कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, उनके रिस्पेक्ट में देखते हैं, प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में उपयोगिता को नहीं देखा जाता। तो हम कह सकते हैं कि जो उपयोगिता का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली उपभोक्ता के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगिता की कोई रेलेवेंस नहीं होता। दूसरा इम्पॉर्टेंट विशेषता आती है, उपयोगिता जो है एक वस्तुजनक कॉन्सेप्ट होता है, वस्तु का निराकार गुण होता है। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वस्तुजनक नहीं होता। मतलब कि उपयोगिता जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग वस्तुओं की उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, बहुत ज़्यादा प्यासा है, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर टाइम पे पानी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन उसी पानी की उपयोगिता अगर कोई व्यक्ति जिसको प्यास नहीं लगी है या जिसने अभी अभी पानी पिया है
उसके लिए उस पानी की उपयोगिता शून्य हो सकती है। तो इसीलिए ये एक वस्तु का निराकरण गुण है जो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उपयोगिता जो है सापेक्षिक होती है, या फिर कह सकते हैं रिलेटिव होती है। मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वस्तुओं की उपयोगिता जो है भिन्न भिन्न रहती है। उपयोगिता का जो संबंध होता है वो जैसा कि अभी हमने देखा लाभदायकता से या फिर यूज़फुलनेस से नहीं होता। लाभदायक वस्तु है कि नहीं इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पर हमें ज़रूरी ये है कि वो वस्तु उपभोक्ता के लिए उपयोगी है कि नहीं है, क्योंकि उपयोगिता के आधार पर ही वो उस वस्तु की कीमत चुकाना चाहेगा या वस्तु को खरीदना चाहता है। तो ये उपयोगिता की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को खरीदने का जो अंतिम ऑब्जेक्टिव या अंतिम उद्देश्य होता है वो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता या फिर यूटिलिटी ही होती है। उपयोगिता का अर्थ जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि उपयोगिता को कैसे नापा जा सकता है, कैसे उसको मेजर किया जा सकता है। तो उपयोगिता को मेजर करने के लिए दो अप्रोचेस दी गई हैं, दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक तो है गणनावाचक दृष्टिकोण जिसे कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण या फिर ऑर्डिनल अप्रोच। जो गणनावाचक दृष्टिकोण या फिर कार्डिनल अप्रोच है वो दिया गया है, उसमें कुछ अर्थशास्त्रियों का नाम है। जैसे सबसे पहले है प्रोफेसर विलियम स्टैनले जेविन्स, फिर है प्रोफेसर कार्ल मेंजर और प्रोफेसर वॉलरस। इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने सबसे पहले कार्डिनल अप्रोच जो है या गणनावाचक दृष्टिकोण को एक्सप्लेन किया, लेकिन इस अप्रोच को एक साइंटिफिक अप्रोच देने के लिए या फिर एक वैज्ञानिक बैकिंग देने के लिए जो अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर AC पीगू, इनका नाम लिया जाता है। ये जो है नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, या हम कह सकते हैं जो भी नव प्रतिष्ठित संप्रदाय है। कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है। तो इसमें जो नियो क्लासिकल स्कूल है इकोनॉमिक्स का, उनमें प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर AC पीगू का नाम आता है, जिन्होंने कार्डिनल अप्रोच को और ज़्यादा साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। कार्डिनल अप्रोच या गणनावाचक दृष्टिकोण क्या कहता है? इस अप्रोच के अनुसार जो किसी भी वस्तु की उपयोगिता होती है उसे मापा जा सकता है, उसे अंकों में व्यक्त किया जा सकता है। तो और उपयोगिता को मापने का क्या तरीका बताया उन्होंने? उसका माध्यम दिया मुद्रा, कि किसी भी वस्तु के लिए उपभोक्ता जितनी मुद्रा देने को तत्पर होता है, जितने में उस वस्तु को खरीदने के लिए तत्पर रहता है, वो मुद्रा की जो मात्रा है एक तरीके से कह सकते हैं उपयोगिता का माप होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि सपोज़ 1 kg एप्पल्स के लिए हम 100 रुपये देने के लिए विलिंग होते हैं, तो 1 kg एप्पल की उपयोगिता क्या हो गई? 100 रुपीज़ के बराबर हो गई, या हम उसको 100 में अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। इसको उपयोगिता को मेजर करने का इन्होंने एक यूनिट भी दिया था जो कि कहा जाता है यूटिल्स, कि कितनी उपयोगिता है उसको हम यूटिल्स में व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद में एक दूसरा अप्रोच आया जो आता है क्रमवाचक दृष्टिकोण का या ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि उपयोगिता क्योंकि एक सब्जेक्टिव एंटिटी है, एक साइकोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट होता है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, इसीलिए उसे मापना और अंकों में व्यक्त करना पॉसिबल नहीं होता। इनके अनुसार उपयोगिता को अंकों में व्यक्त करके नापा नहीं जा सकता, केवल और केवल ये बताया जा सकता है कि किस वस्तु से हमें अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है और किस वस्तु से हमें कम उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इस तरीके से हम केवल तुलना कर सकते हैं या फिर उनको प्राप्त होने वाली उपयोगिता के आधार पर सिर्फ उनको एक क्रम दे सकते हैं, एक सीक्वेंस दे सकते हैं, लेकिन उनको अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते। ऑर्डिनल अप्रोच में जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं वो हैं प्रोफेसर पेरेटो, प्रोफेसर J.R. हिक्स और एलन।
इसके अलावा सैमुअल्सन और वॉन न्यूमैन ने भी इस अप्रोच का समर्थन किया है। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण के हिसाब से हम केवल क्रम दे सकते हैं। सपोज़ हमारे पास में 3 फ्रूट्स हैं A, B और C, तो हम केवल ये प्रेफरेंस बता सकते हैं कि हम ये इसको 1 नंबर दें, ये हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। इस तरीके से इनको केवल ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली किससे कितनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है इसको हम मेजर नहीं कर सकते। क्रमवाचक दृष्टिकोण को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने तटस्थता वक्र विश्लेषण दिया, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये 2 तरीके के अप्रोच होते हैं उपयोगिता को मेजर करने के। अब देख लेते हैं कि उपयोगिता के टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की उपयोगिता होती है। उपयोगिता के 3 स्वरूप होते हैं। सबसे पहला आता है कुल उपयोगिता, जिसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी, और इसको TU से डिनोट किया जाता है। टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि किसी भी वस्तु की जो विभिन्न इकाइयाँ होती है उससे उनका उपभोग करने पर जो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है वो हो जाती है हमारी टोटल यूटिलिटी। TU या कुल उपयोगिता का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु की जो विभिन्न इकाइयों का उपभोग किया जाता है उससे जो भी हमें कुल संतुष्टि प्राप्त होती है, टोटल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, वो होता है कुल उपयोगिता या फिर टोटल यूटिलिटी। इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के स्टॉक से प्राप्त उपयोगिता की मात्रा को कुल उपयोगिता कहते हैं। तो अर्थात क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, जो भी हमें उपयोगिता प्राप्त हुई है समेशन जो है यूटिलिटी का, वो हो जाएगा कितने n यूनिट्स का उपभोग करने से। किसी भी वस्तु की n यूनिट्स का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो हो सकती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस xn। तो जितनी हमने इकाइयों का उपभोग किया उससे जो कुल संतुष्टि प्राप्त हुई वो टोटल कुल उपयोगिता हो गई। सपोज़ हमने x वस्तु की n इकाइयों का उपभोग किया तो उन सब का जोड़ क्या हो जाएगा, कुल उपयोगिता हो जाती है। कुल उपयोगिता जो है वो एक सीमा तक तो इकाइयों का उपभोग करने पर बढ़ती है, एक लिमिट पर जाकर वो अधिकतम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इस पॉइंट को हम कहते हैं अधिकतम संतुष्टि का बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या कंप्लीट सेटाइटी। और उसके बाद में जो है टोटल उपयोगिता ये कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होना या डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। अगला फॉर्म जो आता है यूटिलिटी का वो होता है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी MU। मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हो रहा है, वो जो परिवर्तन की दर होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी से पता चल जाती है। कह सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी। या फिर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के कारण प्राप्त होती है उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी को हम लिख सकते हैं, या इसको निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी कुल उपयोगिता में परिवर्तन हुआ है डिवाइडेड बाय x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन QX, उससे हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। या कह सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर होती है। सीमांत उपयोगिता जो है जैसे जैसे इकाइयों का उपभोग बढ़ाया जाता है, सीमांत उपयोगिता जो है लगातार कम होती जाती है। एक बिंदु पर जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी वहाँ पर सीमांत उपयोगिता जो है ज़ीरो हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पर ज़ीरो होती है। और जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, या कह सकते हैं शून्य से कम होती है। और कह सकते हैं कि जब टोटल उपयोगिता बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है,
तो सीमांत उपयोगिता जो है 0 से अधिक होती है या फिर पॉजिटिव होती है। ये इसका रिलेशनशिप है। ये अभी हम इसका डायग्राम और टेबल करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। एक कॉन्सेप्ट और आता है औसत उपयोगिता का, एवरेज यूटिलिटी का। हालांकि इस कॉन्सेप्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ही यूज़ करते हैं। फिर भी औसत उपयोगिता का मतलब क्या होता है, जो भी हमें टोटल यूटिलिटी प्राप्त हुई है उसको अगर हम नंबर ऑफ़ यूनिट से भाग दे देते हैं तो एवरेज यूटिलिटी मिल जाती है। क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी अगर इनको भाग देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हमने कंज्यूम करी है या जो इकाइयों का हमने उपभोग किया है उनका कुल संख्या होता है। अगर इससे इसको भाग दे देते हैं तो हमें औसत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। तो ये 3 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं उपयोगिता के, जिसमें से हम इन 2 के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हम इस टेबल से देख लेते हैं, इससे और क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ पर हमने 3 कॉलम्स बना लिए हैं। पहले कॉलम ने हमने लिया है वस्तु की इकाइयाँ, दूसरा कॉलम बनाया है कुल उपयोगिता का और तीसरा है सीमांत उपयोगिता का। वस्तु की इकाइयाँ 1 से 7 तक लिख दी गई हैं। कुल उपयोगिता कि किसी भी एक वस्तु का इकाई का उपभोग करने पर कितनी कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है। सपोज़ अगर वस्तु की 1 इकाई का उपभोग होगा तो 12 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। 2 इकाइयों का उपभोग करने पर उपयोगिता 20 इकाइयों के बराबर मिलती है। 3 इकाई का उपभोग करने पर 26 इकाइयों के बराबर कुल उपयोगिता है, एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर हम उपयोगिता को देखें इस टेबल को तो पता चलता है कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयाँ बढ़ी वैसे वैसे कुल उपयोगिता भी हमारी बढ़ती जा रही है। एक सीमा पर जाकर ये जो है यहाँ पर अधिकतम हो जाती है, मैक्सिमम हो गई 32 और उसके बाद में फिर से घटनी शुरू हो जाती है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ इस टेबल से पता चल रही है कि कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हो रही है वो उत्तरोत्तर क्या है, कम है। पहले 8 इकाइयों की वृद्धि है, फिर 6 की वृद्धि है, फिर 4 की वृद्धि है। तो वृद्धि तो हो रही है लेकिन कैसे हो रही है, एक डिक्लाइनिंग रेट से या गिरती हुई दर से वृद्धि होती है। तीसरा कॉलम आता है मार्जिनल यूटिलिटी का, सीमांत उपयोगिता का। सीमांत उपयोगिता निकालने का तरीका क्या होता है, हम कुल उपयोगिता को अतिरिक्त इकाई में से जो पहली इकाई है उसको माइनस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले कितनी है, 12 इकाइयाँ हैं, तो सीमांत उपयोगिता भी 12 हो जाएगी। उसके बाद में कितनी है, 20 इकाइयाँ हैं, तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, 20 में से 12 को माइनस कर देंगे। नीचे वाले कॉलम में से, रो में से ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं। 20 में से 12 को माइनस किया तो कितना बचा, 8 इकाइयाँ। फिर क्या होगी, 26 में से 20 को माइनस कर देंगे। नीचे वाली इकाई में से ऊपर वाली इकाई को माइनस करना है। यहाँ पर हमें मिल जाती है 6 इकाइयाँ। फिर 30 में से 6 को माइनस करेंगे, 30 में से 26 को माइनस करेंगे तो 4। फिर 32 माइनस 30 2, 32 माइनस 32 0 और 30 माइनस 32 इज़ इक्वल्स टू -2। तो इस तरीके से सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती जा रही है। यहाँ पर हमने 12 का 12 क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम इसमें से एक तरीके से कह सकते हैं 0 को माइनस करने पर वही नंबर वापस आ जाता है। ये लगातार गिर रही है, एक सीमा पर जाकर 0 हो जाती है जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम है और फिर ये नेगेटिव भी हो जाती है। इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम में 2 पार्ट्स बनेंगे, ए और बी पार्ट, एक दूसरे के यहाँ पर एक ही सीक्वेंस में बनेंगे। ऊपर हम बनाएंगे कुल उपयोगिता और नीचे बनाएंगे सीमांत उपयोगिता का ग्राफ। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, 2 एक्सिस ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस और एक ये हो जाता है x एक्सिस। x एक्सिस पर हम लेते हैं कुल इकाइयाँ, उपभोग की इकाइयाँ या फिर जो वस्तु की इकाइयाँ उपभोग की गई हैं। यहाँ पर आ जाता है वस्तु की इकाइयाँ, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड।
इकाइयाँ हमारी कहाँ तक है, 1 से लेकर 7 तक है, तो वो हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं। बराबर दूरी पर प्लॉट करनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें हमें जो हमने ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्लॉट किए हैं, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये दूरी है ये सब में बराबर होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। फिर आता है OY एक्सिस पर हम ले लेते हैं कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी यहाँ पर हम प्लॉट कर देंगे। टोटल यूटिलिटी में 12 से लेकर हमें ऐसे बनाने हैं कि 12 से लेकर 32 तक आ जाएं। तो हम यहाँ पर अगर 5-5 का गैप ले लें तो हमारे सारे कॉलम्स आ जाएंगे, सारे फिगर्स आ जाएंगे, 5 10 50। तो अब ये नंबर्स प्लॉट करने के बाद में हम एक यहाँ पर इनको देख लेते हैं कि वस्तु की जब इकाई 1 है तो कुल उपयोगिता कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो यहाँ पर 1 पर हम 12 लेते हैं, 12 कहीं यहाँ कहीं आएगा, तो ये हमने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर आता है 2 इकाइयों पर वस्तु की टोटल यूटिलिटी कितनी है, 20 है, ये हमने दूसरा मार्क कर दिया। इसी तरीके तो ये जो हमने सारे पॉइंट्स बनाए हैं इनको अब एक कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमें कैसा कर्व मिलता है। इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल यूटिलिटी वक्र, कुल उपयोगिता का कर्व प्राप्त हो जाता है। सारे पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके एकदम नीचे सेम लाइन में एक कर्व और बनाना है। यहाँ पर भी हम OY और OX एक्सिस ले लेंगे। यहाँ पर हम जब कर्व बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता में एक पॉइंट माइनस में भी है, नेगेटिव में भी है, तो उस पॉइंट के लिए हमें एक नेगेटिव में भी प्लॉट करना पड़ेगा। तो हमने एक यहाँ पर नीचे 0 से भी नीचे एक -2 बना लिया है। यहाँ पर हमें लेना है सीमांत उपयोगिता, इधर वापस वही नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो जाएगी, वस्तु की इकाइयाँ हो जाएगी। एकदम इसके नीचे एकदम सेम हमें प्लॉट करने हैं, 1 के नीचे 1 आ जाएगा, वस्तु की इकाइयाँ प्लॉट हो जाएंगी। अगर वस्तु की इकाई 1 है तो सीमांत उपयोगिता कितनी है, 12। तो हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, ये पॉइंट हो जाता है 12 का, 1 के नीचे यहाँ पर हो जाएगा 12। वस्तु की इकाई 2 है तो सीमांत उपयोगिता कितनी है, 8 इकाइयाँ हैं, तो हम इसके नीचे ये आ जाएगा 8। तो इनको कनेक्ट करते हुए एक कर्व हमें प्राप्त हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा सीमांत उपयोगिता वक्र। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल जाती है वक्र से कि जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है, इंक्रीज़ होती है, तो सीमांत उपयोगिता भी क्या है, डिक्लाइन होती है, लेकिन कहाँ पर है, 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव है। जब यहाँ पर कुल उपयोगिता जो है मैक्सिमम हो जाती है, इस पॉइंट पर अधिकतम हो जाती है, तो यहाँ पर इसके एकदम कॉरेस्पॉन्डिंग छठी इकाई पर जो सीमांत उपयोगिता है वो 0 हो जाती है। और जब कुल उपयोगिता वापस डिक्लाइन होने लगती है तो सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होती है, 0 से कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो है, ये जो पॉइंट होते हैं हमारे मैक्सिमम जहाँ पर है कुल उपयोगिता, ये होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या उसे कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कंप्लीट सैटिस्फैक्टी, या फिर कह सकते हैं अधिकतम संतुष्टि का बिंदु। तो इसमें कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है, लेकिन धीरे धीरे जो बढ़ने की दर है वो कम हो जाती है, डिक्लाइनिंग रेट से इंक्रीज़ होती है। तो ये होता है हमारा TU और MU का रिलेशनशिप। इसमें हम कह सकते हैं कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो
सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो फिर सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाती है, 0 से कम हो जाती है। ये इनका रिलेशनशिप होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर। आज हमने तीनों कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं यूटिलिटी के। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।